बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इसके अलावा कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बैलेंस्ड ब्रिज का नाम है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस को एक ब्रिज की शक्ल में कनेक्ट किया जाता है। आप चैप्टर नंबर 18 में एक ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में भी स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी हमने 4 डायोड्स को इसी तरह से एक ब्रिज की कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया हुआ है। अब आप अगर इसको देखें कि इसमें 4 रजिस्टर्स को आपने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि आपके पास ये 4 कॉर्नर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब आप इन रजिस्टर्स को जो है वो लेबल कर देते हैं। आप इन रजिस्टर को नाम दे देंगे कि ये रजिस्टर R1 है, इसको रजिस्टर R2 कह देते हैं, ये रजिस्टर R3 और रजिस्टर R4। सिमिलरली ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, इन 4 कॉर्नर्स को भी हम क्या करते हैं, कोई लेबल दे देते हैं। ये A कॉर्नर है, ये कॉर्नर को B कह दिया, इसको C और इस कॉर्नर को आप D का नाम दे देते हैं। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस जो हैं इनको ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि ये एक बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जाती है, बन जाती है। अब इस बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इन 4 में से 3 रेजिस्टेंसेस आपको पता होती हैं, नोन होती हैं, और चौथी रेजिस्टेंस जो होती है वो अननोन होती है। जो नॉन रेजिस्टेंसेस होती हैं उनमें से कोई 1 या 2 रेजिस्टेंसेस वेरिएबल होते हैं, यानी जिनकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। आप उनको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है। अब बैलेंस्ड ब्रिज जब भी होगा उस वक़्त आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन रेजिस्टेंसेस। यानी अगर हमें R1, R2 और R3 की वैल्यू का पता होगा तो हम R4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ये ब्रिज बैलेंस्ड होना चाहिए। तो अब बैलेंस्ड का मतलब क्या है? तो आप देखें, ये 2 वर्टिकल कॉर्नर्स हैं और ये 2 हॉरिजॉन्टल कॉर्नर्स हैं। आप क्या करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इन हॉरिजॉन्टल कॉर्नर्स के दरमियान एक स्विच लगा दें और साथ जो है वो एक बैटरी कनेक्ट कर दें। तो ये एक बैटरी आपने कनेक्ट कर दी, ई कह दें इसकी EMF को, ये नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये टर्मिनल A और C के दरमियान जो है वो आपने अटैच कर दी हॉरिजॉन्टल टर्मिनल के साथ, और ये स्विच S कनेक्ट कर दिया। और बाकी ये जो B और D टर्मिनल हैं इनके दरमियान आप एक गैल्वानोमीटर लगाएंगे, ठीक है। अब गैल्वानोमीटर का आपको इंट्रोडक्शन पता है कि ये भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। यानी ये डिफ्लेक्शन उसी वक्त शो करता है जब इसमें से कोई करंट पास कर रहा होगा। अगर करंट इसमें से नहीं गुजरेगा तो इसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो मैं जो एक वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ये है कि गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट जब ज़ीरो हो जाता है उस वक़्त इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। और IG0 उसी वक़्त होगा जब पॉइंट B और पॉइंट D, जिन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। क्योंकि अगर B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम होगा तो इस गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो हो जाएगा, और जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा वहाँ पर करंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब आप इसको सॉल्व करें। एक्चुअली में इस सर्किट में 3 लूप्स बन रही हैं, ठीक है। वो 3 लूप्स कौन कौन सी हैं? एक लूप है A B D A, फिर दूसरी लूप है B C D B, और तीसरी लूप है ये A से वापस C D और A। तो इसका मतलब है इन 2 लूप्स में कोई बैटरी या वोल्टेज सोर्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, और इस तीसरी लूप में एक वोल्टेज सोर्स या करंट आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। खैर, हमने इस गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट ज़ीरो करना है, इसलिए हम अगर पहली लूप और दूसरी लूप की इक्वेशन लिख लेंगे दैट वुड बी एनफ कि हम जो है वो इस व्हीटस्टोन ब्रिज का पर्पस क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस A B D A ये वाली लूप है जो इसमें करंट है
उस करंट को कुछ मैं इस तरह से असाइन कर देता हूँ I1। इस तरह ये जो दूसरी है B, C, D और B, यहाँ पर भी मैं करंट को इसी तरह से जो है वो असाइन कर देता हूँ, इसको मैं I2 कह देता हूँ। तो देखें दोनों में मैंने जो करंट की डायरेक्शन रखी है वो क्लॉकवाइज रखी है, ठीक है। तीसरी लूप ये है, जब आप इस सर्किट को क्लोज़ कर देंगे तो लाजमी सी बात है अब यहाँ पर करंट भी पास करेगा। यहाँ पर भी करंट जो है उसको मैं इस तरह से लेबल कर देता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ I3। तो तीनों लूप्स में करंट जो है वो हमने क्लॉकवाइज रखा है। अब मैं सबसे पहले लूप 1 की इक्वेशन लिखता हूँ। लूप 1 है A B D A। चलें जी, A से B की तरफ चलते हैं। करंट भी A से B की तरफ जा रहा है और आप भी A से B की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने कहा था हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव होगा। करंट की अमाउंट है I1, रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, उसके बाद माइनस साइन। B से D की तरफ चलते हैं। अब B से D दो चीज़ें हैं, I1 भी मौजूद है और I2 भी मौजूद है। I1 हमारी डायरेक्शन में मौजूद है और I2 हमारे ऑपोजिट मौजूद है। और ये जो गैल्वानोमीटर है, हर गैल्वानोमीटर की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो आप ये समझें कि ये गैल्वानोमीटर जो है ना, एक्चुअली में गैल्वानोमीटर की जगह उसकी रेजिस्टेंस को कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो रेजिस्टेंस के क्रॉस ही जो है वो होता है उसके। तो माइनस साइन। अब I1 जो है वो आपकी डायरेक्शन में है और I2 बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, तो आप लिखेंगे I1 माइनस I2 और साथ जो है वो किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, RG। फिर लास्ट D से A की तरफ। जब आप D से A की तरफ जा रहे हैं, देखें ये I1 जो है वो आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये I3 बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, क्योंकि I3 क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब है ये A से D आएगा, D से C की तरफ जाएगा और फिर वापस A की तरफ आएगा। तो इसका मतलब है I1 अगर इस साइड पे है तो I3 बिल्कुल आपके ऑपोजिट। तो आप लिखेंगे I1 माइनस I3 इंटू R3 और ये सब कुछ आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। अब हम लूप नंबर 2 जो है उसकी इक्वेशन जो है वो लिखते हैं। 2 की इक्वेशन लिखने के लिए हम B पॉइंट से चलेंगे और वापस B की तरफ आएंगे, B C D B। तो अगर आप B से C की तरफ जाएं तो आप देखें ये I2 भी आपकी डायरेक्शन में और आप भी B से C की तरफ जा रहे हैं और करंट भी सेम उसी डायरेक्शन में है। तो माइनस I2 R2 आ जाएगा। फिर माइनस साइन। आप अगर C से D की तरफ आ रहे हैं तो ये करंट I2 C से D की तरफ है, लेकिन ये करंट I3 जो है वो D से C की तरफ है, ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है आप लिखेंगे I2 माइनस I3 और साथ रेजिस्टेंस R4 मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब आप D से B की तरफ जा रहे हैं तो माइनस साइन। अब I2 आपकी डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये I1 बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, तो आ जाएगा I2 माइनस I1 और मल्टीप्लाइड बाय RG इज इक्वल टू 0। अब हमने ये कहा कि जब ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, यानी जब हम R1, R2, R3, R4 को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस वक्त ये कौन सी कन्फिग्रेशन होगी, ये बैलेंस ब्रिज कन्फिग्रेशन जो है वो होगी। अब बैलेंस ब्रिज पे हम जिक्र कर चुके हैं कि गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट 0 होना चाहिए। अब गैल्वानोमीटर में से दो करंट एक ही वक्त में गुजर रहे हैं, I1 भी है और I2 भी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर ये इक्वल भी हो जाएं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, तो नेट करंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट या तो I1 माइनस I2 है या I2 माइनस I1 है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा करंट बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन जब बैलेंस ही हो जाना है तो उस वक्त इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है बैलेंस ब्रिज का मतलब है I1 और I2 बराबर हो जाएंगे, यानी दोनों लूप्स में से गुजरने वाला करंट जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम होना चाहिए। तो I1 इज़ इक्वल टू I2 आ जाएगा। तो उस वक्त ये जो I2 माइनस I1 वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी और यहाँ पर ये जो I1 माइनस I2 वाली टर्म है ये भी 0 हो जाएगी। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये बन जाएगी माइनस I1 R1 माइनस साइन I1 माइनस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। और ये वाली दूसरी इक्वेशन है ये बन जाएगी माइनस I2 R2 माइनस फिर ये I2 माइनस I3
इंटू R4 इज इक्वल टू 0। अब आप जो है वो ये नेगेटिव साइन वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा -I1 R1 इज इक्वल टू I1 माइनस I3 इंटू R3 और ये -I2 R2 इज इक्वल टू I2 माइनस I3 इंटू R4। अभी हम बैलेंस ब्रिज कन्फिग्रेशन में देख चुके हैं कि I1 और I2 बराबर हैं, तो इसका मतलब है या I1 की जगह I2 लिख दें या I2 की जगह I1 लिख दें, दोनों काम जो है वो आप कर सकते हैं। खैर मैं I1 की जगह I2 लिख देता हूँ, तो I1 की जगह I2 लिखेंगे तो ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी -I2 R2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी I1 की जगह I2 लिख दें I2 माइनस I3 इंटू R3, और ये ऊपर वाली इक्वेशन तो पहले से ही जो है मौजूद है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पर लिख लेता हूँ I2 माइनस I3 इंटू R4। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के नतीजे में ये -I2 माइनस I2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो I2 माइनस I3 है ये I2 माइनस I3 से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी और लेफ़्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी। तो अब लेफ़्ट हैंड साइड पे बचेगा R1 डिवाइडेड बाय R2, राइट हैंड साइड पे बचेगा R3 डिवाइडेड बाय R4। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, और ये है बैलेंस ब्रिज कन्फिग्रेशन के नतीजे में हासिल होने वाली इक्वेशन। अब अगर फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि R1 R2 और R3 नोन है तो R4 अननोन है, तो R4 की वैल्यू आप कैसे हासिल कर सकते हैं, R4 इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 इंटू R3। तो इसका मतलब है कि आप अननोन रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ नोन रेजिस्टेंसेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है कि ये एक बैलेंस्ड ब्रिज है जो रेजिस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और अंडर बैलेंस कंडीशन गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट क्या होगा, 0 होगा, और उस वक़्त ये वाली जो कंडीशन है मैथमेटिकल कंडीशन होल्ड करेगी, और इसको यूज़ करके आप एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।